तो खरसिया और धर्मजगढ़ दो सीट की मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के कब्जे में रहेंगी। इस प्रकार से फील्ड में देखने के लिए मिल रहा है, किसानों का, गरीबों का कांग्रेस की तरफ है। चारों विधानसभा कांग्रेस कवर करेगी। खरसिया के संबंध में ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में अपने आप होता आता रहा है अब तक। यहाँ प्रदूषण का मुद्दा है जो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाया है। अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्रों की तो रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में भाजपा ने इस बार नए चेहरों के साथ साथ उन भारी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में खड़ा किया है जिनको जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त है। हालांकि 8 सीटों में से 8 सीटें इस बार कांग्रेस के कब्जे में है और कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार फिर से 8 सीटें रिपीट हो। आइए जानते हैं कि यहाँ के क्या रहेंगे मुद्दे और प्रत्याशियों को लेकर यहाँ के पत्रकार क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं। अनिल भाई बताएंगे, रायगढ़ जिले की अगर बात करें 8 विधानसभा सीटों की, क्या यहाँ के मुद्दे रहेंगे और प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो भाजपा ने इस बार नए प्रत्याशी खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपने महारथियों को उतारा है इस बार मैदान में। अगर अपन बात करें कुनकुरी सीट की तो वहाँ पे से उसने अपने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और रायगढ़ संसदीय सीट के पूर्व सांसद विष्णु साय को मैदान में उतारा है। विष्णु साय एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का चुनाव लड़े भी उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो उतने प्रभावशाली वहाँ पे विधानसभा चुनाव में होंगे। ये अलग बात है कि कुनकुरी सीट को कांग्रेस थोड़ा मामूली अंतर से 5-6 हज़ार वोटों के अंतर से जीती थी। अब आ जाते हैं अपने पत्थलगांव सीट पे। पत्थलगांव सीट पे कांग्रेस ने अपने पुराने ही प्रत्याशी राम पुकार को उतारा है। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ की सांसद गोमती साय को उतारा है। गोमती साय का ये पहला चुनाव होगा विधानसभा का और इसके साथ ही साथ अगर सांसद को आप उतार रहे हो मैदान में तो उसके साथ साथ आपकी एक एंटी कंबेंसी भी आपका पीछे आएगी। रायगढ़ जिले की जो समस्याएं हैं सड़क या रेलवे की या प्रदूषण की, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र से भी संबंधित होती हैं। रेलवे की असुविधाओं से सारे लोग परेशान हैं। रायगढ़ से लेकर पत्थलगांव तक कब एक जमाने से एनएच सड़क की मांग की जा रही है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। इस तरह की कई समस्याएं हैं। अगर अपन तीसरी सीट की बात करें, हाई प्रोफाइल सीट की रायगढ़ की, तो रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने महामंत्री ओपी चौधरी को उतारा है, जबकि यहाँ पे कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी को ही, प्रकाश नायक को ही मैदान में उतारा है। पिछला चुनाव कांग्रेस ने लगभग 15,000 वोटों से यहाँ पे जीता है त्रिकोणीय संघर्ष में, और वर्तमान में जो रायगढ़ में लग रहा है फिर से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं और छोटी छोटी पार्टियों के भी प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं जो निश्चित ही रायगढ़ में जीत हार के समीकरण को प्रभावित करेंगे। खरसिया विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ से मंत्री उमेश पटेल हैं, उनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती मुझे दिखाई नहीं देती है। आप क्या कहेंगे? अगर चारों विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो फिलहाल तो चारों कांग्रेस के कब्जे में है और जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें, क्या मुद्दे रहेंगे आपके अनुसार और एक पत्रकार होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं आप? रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत अच्छे प्रत्याशियों को उतार रही है। चूंकि ये क्षेत्र स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल, स्वर्गीय दिलीप सिंह जीदेव और नंद कुमार साय जैसे नेताओं का क्षेत्र रहा है और पूर्वी छत्तीसगढ़ में भाजपा हमेशा भारी रही है लोगों के ऊपर में। पहली बार यहाँ पर भाजपा जो है केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, आईएएस अधिकारी और महिलाओं सबको टिकट दे रही है। इसमें मेरा ये मानना है कि रायगढ़ जिले के अंदर में जो 4 सीटें हैं यहाँ पे संतुलन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में है। रायगढ़ जिले की जहाँ तक हम बात करें अपन, तो खरसिया और धर्मजगढ़ 2 सीट की मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के कब्जे में रहेंगी और रायगढ़ और लेलूंगा शायद भाजपा कब्जे में रहे। इसका कारण ये है कि बीजेपी ने जो 20 सीटें जारी की थी शुरू में, उसमें 2 सीटें जो जारी की थी वो खरसिया और धर्मजगढ़ की थी, जिसको हर खुद ही मान के चल रही है। बीजेपी मूल रूप से रायगढ़ जिले में 2 ही विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, वो है रायगढ़ और लेलूंगा। खरसिया उनका वॉकओवर है। खरसिया उनका वॉकओवर है और खरसिया के अलावा रायगढ़ और लेलूंगा सीट पर ज़्यादा भाजपा फोकस कर रही है। क्या मानते हैं, ये गंभीर मुद्दे हैं, प्रत्याशी भी नए हैं और कुछ हॉट सीटें भी हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। रायगढ़ और जो लेलूंगा की सीट है, इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो लेलूंगा में नए प्रत्याशी है और रायगढ़ में भी एक तरह से नए प्रत्याशी ही है जो पिछले साल खरसिया से चुनाव लड़े थे और इसका भी काफ़ी फर्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे चूँकि अगर रायगढ़ की बात करें हम, तो रायगढ़ में जो भाजपा के प्रत्याशी है उसको लेकर के एक जो बात ये आ रही कि वो खरसिया विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी है, इसका असर भी कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ असर देखने को मिलता है। जी। मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे क्या रहेंगे? सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे हैं, सड़कें नहीं हैं, कई जगह जाने में टाइम वक्त लग जाता है, यहाँ से जसपुर का संपर्क कटा रहता है, क्या कहेंगे आप? मुद्दों को लेकर के आप ये ध्यान दीजिएगा करके रायगढ़ जब से औद्योगिकरण हुआ
तब से यहाँ पे बहुत सारे वैचारिक और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार में लोगों ने अपने अपने निर्णय बदले या निर्णय पक्ष में दिया या विपक्ष को दिया। अब पिछले चुनाव को लेकर के जैसा कांग्रेस को जिस ढंग से मैंडेट जारी हुआ था, मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में यह बात अवश्य है क्योंकि जो 2 साल का कोरोना काल रहा वो बहुत लंबा समय हो गया। फिर से जनता का विश्वास जो है जिस प्रकार से फील्ड में देखने के लिए मिल रहा है किसानों का, गरीबों का, कांग्रेस की तरफ है। चारों विधानसभा कांग्रेस कवर करेगी। चारों विधानसभा कांग्रेस कवर करेगी और मुद्दों की बात करें तो किसान उनके साथ है। आप बताएंगे मुद्दों के साथ साथ कई ऐसी किदवंतियां जुड़ी हुई है। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, खरसिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बाकी जगह क्या किदवंतियां हैं यहाँ की और क्या खास बातें हैं? हाँ, खरसिया के संबंध में ये जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में अपने आप होता आता रहा है अब तक, लेकिन इस बार ऐसी संभावना इसलिए कम दिख रही है क्योंकि मंत्री महोदय के कामकाज को लेकर आलोचना खूब ज़्यादा देखने सुनने को मिल रही है। दूसरी बात, वहाँ आप पार्टी जो लड़ रही है उसके कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता प्रतीत हो रहा है क्योंकि वो जाति समाज के जाति विशेष का होने के कारण उस जाति विशेष का उसको समर्थन जो मिल रहा है वो अब तक कांग्रेस के खाते में जाता रहा था और इस बार कांग्रेस उन वोटों से वंचित रहेगी। तीसरी बात, खरसिया को लेकर हम ये कहेंगे कि जो महेश साव हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, वो निश्चित रूप से साहू समाज द्वारा मांगे गए आधार पर भाजपा ने उनको दिया है। इस लिहाज से संघर्ष रोमांचक होने के आसार है। ये सही बात है कि सन 1977 से अब तक वो सीट कांग्रेस के लिए अपराजय रही है, लेकिन इस बार मुकाबला चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। इस बार मुकाबला चुनौतीपूर्ण है। जाति समीकरण की अगर हम बात करें तो इस बार पहली बार अग्रवाल समाज का कोई कैंडिडेट बीच में नहीं है, चाहे रायगढ़ चाहे कहीं और जगह से। क्या लगता है इस बार समीकरण बिगड़ेंगे कि जातीय आधार पर इस बार चुनाव लड़े जाएंगे? इस बार खरसिया में देखा जाए तो जातीय आधार पे टिकट दिया गया है और अब बात करें अपन रायगढ़ की, रायगढ़ में कोई ना कोई पार्टी अग्रवाल लोगों को हमेशा तजब्बु देता था, लेकिन इस बार नहीं दिया गया है और उनका पारंपरिक वोट जो है जिस तरफ झुकाव रहता है वो दिखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जाति समीकरण कुछ असर पड़ेगा। रही बात कोलता समाज की, तो कोलता समाज भाजपा से ही टिकट मांग किया है, जबकि कांग्रेस से मांग नहीं किए हैं। कांग्रेस से एक थे जरूर, लेकिन उतना उनका जोर था भाजपा का टिकट के लिए और इसलिए लग रहा है कि उनका असर कुछ दिखने को मिलेगा। जी, ये कहते हैं असर देखने को मिलेगा। ओपी चौधरी को लेकर कहा जा रहा है बाहरी उम्मीदवार है वो, यहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी ने भी कहा है कि बाहरी उम्मीदवार है और कई उन्होंने अपने विकास की बातें गिनाई है। क्या कहेंगे आप? कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जो भी किया उस चीज़ को रायगढ़ में बताया जा रहा है। रही बात, ओपी चौधरी पिछली बार खरसिया से लड़े थे और लगभग 75,000 लोगों ने उनके ऊपर में विश्वास किया था और ये बात भी सुनने को आई कि जिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया वो उस पे 5 साल खरे नहीं उतरे। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि खरसिया में इतना बड़ा जन समर्थन उनको मिला, लेकिन उनके साथ वो खड़े नहीं रहे। अब रायगढ़ में भी कहीं ये स्थिति नहीं हो जाए करके लोगों के बीच में एक शंका बनी हुई है। रायगढ़ में लेके ओपी चौधरी को शंका बनी गई है। खरसिया और रायगढ़ की बात करें और संसदीय क्षेत्र अगर की बात करें, गोमती साहिब भी चुनाव लड़ रही है, विष्णुदेव साहिब भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर जनता किन के बीच जाएगी और क्या यहाँ समीकरण रहेंगे? देखिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है यहाँ प्रदूषण का मुद्दा है, जो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाया है। जल जंगल जमीन की बात कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है। तो ये मुद्दे आज नहीं, ये हर समय रहता है, लेकिन कोई नहीं उठाता और इसको लेके अब लोगों में आक्रोश है क्योंकि ये जो प्रदूषण का मुद्दा है ये लोगों के सीधा सेहत पर असर करता है। और रही बात बाहरी भीतरी की प्रत्याशी की, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। जो पार्टियां होती हैं वो योग्य प्रत्याशी को कहीं से भी उतारते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल उन्होंने सीएम थे वो, और राजनांदगांव से लड़ते थे, हैं वो मूलतः कवर्धा के, तो वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है। स्थानीय और बाहरी ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहता है। जो प्रत्याशी मजबूत होता है, जिस पर लोगों का भरोसा होता है और पार्टी भरोसा करती है, वो विनर होता है। आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार आप लगातार फील्ड में जाते हैं, कवरेज कर रहे हैं, लोगों की अगर भावनाओं की बात करें, मुद्दों की बात करें, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों की बात करें तो सभी सीटें अभी इस बार कांग्रेस के कब्जे में है। सारंगढ़ हो या कोई रायगढ़ हो चाहे जसपुर हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करूं मैं तो निश्चित तौर पे ये लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत रिजल्ट क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे, कोई कह नहीं सकता क्योंकि हॉट सीट है ये और कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। विष्णुदेव साय हैं, एक बड़ा नाम है, कुनकुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पूर्व में।
पत्थलगांव सीट में आप देखिए कि गोमती साय जो है बीजेपी से सांसद हैं और राम पुकार सिंह जो 7 बार विधायक रह चुके हैं। मतलब चुनौती तो है। कांग्रेस जानती थी कि गोमती साय जैसे बड़े चेहरे के सामने में किसी कद्दावर को अगर उतारा जाए तो राम पुकार सिंह ही हो सकते हैं। मतलब इस सीट पे भी कड़ा मुकाबला होगा। कुनकुरी सीट में भी यही स्थिति है। रायगढ़ सीट पे आप नज़र डालिए। रायगढ़ सीट को आप किसी पार्टी विशेष का मत मानिए। आप पुराने अगर आंकड़े देखेंगे तो 2003 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन उसके बाद यहाँ की जनता ने हर बार नए चेहरे को मौका दिया। मतलब यहाँ की जनता कभी पार्टी को नहीं देखती, चेहरे को देखती है, कामकाज को देखती है, उसके बाद अपना रिजल्ट सुनाती है। इसी जनता ने मधु किन्नर जैसे मेयर को चुना था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाराज़ थी बीजेपी कांग्रेस दोनों से। तो इस बार ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल होने वाली है क्योंकि ओम प्रकाश चौधरी जैसे बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता नहीं जिस प्रकार लेलूंगा में भी एक के बाद एक कोई भी पार्टी अगर चेहरा बदलती चुनाव जीतती है, रायगढ़ में भी हर 2 साल बाद दूसरा प्रत्याशी रिपीट होता है, चुनाव हार जाता है, ये क्या किदवंती है? देखिए, रायगढ़ सीट को लेकर सीधा है कि आप काम करेंगे तो जनता आपको साथ देगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो नकार दिए जाएंगे। आप 3-4 चुनाव का देखिए, हर बार चेहरे बदल रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे विकास करेंगे, अगर आपने जो वादा चुनाव के टाइम में किया था वो वादा आप करेंगे तो आपको जनता हाथों हाथ बिठाएगी, नहीं तो हटा देगी। इस बार अगर किंवदंती के हिसाब से हम देखें तो जाहिर तौर पर बारी बीजेपी की आती है, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। इसलिए क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। 5 साल के कामकाज का हिसाब प्रकाश नायक को देना पड़ेगा। ओपी चौधरी ने पिछले चुनाव में जो गलतियां की थी खरसिया विधानसभा चुनाव में और किन विजन को लेकर वो यहाँ पे आए हैं, उस विजन को लोगों को समझाना पड़ेगा और ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर वो चुनकर आते हैं तो उन वादों को पूरा करेंगे। तो जिन पर जनता विश्वास करेगी कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है उनके पक्ष में आएगा। कहते हैं मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, मुद्दों को लेकर ही जनता यहाँ पर काफी गंभीर है और मुद्दों को अगर लेकर के कोई प्रत्याशी आता है तो जनता उनको साथ देगी। आप क्या मानते हैं, मुद्दे वाकई गंभीर है और जनता मुद्दों को लेकर ही प्रत्याशी चुनेगी? देखिए, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और हर चुनाव एक नया होता है। हर चुनाव एक नए तरीके से लड़ा जाता है। विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उसको स्थानीय मुद्दे प्रभावित करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि रायगढ़ अगर विधानसभा की बात करे जाए तो यहाँ पे कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस शहर के अंदर ही है यातायात का जाम का। जब तक इस मुद्दे से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इसकी तरफ इस मुद्दे को दूर करने के लिए ना कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया, ना कभी बीजेपी ने ध्यान दिया, ना ही ये दोनों पार्टी यातायात की समस्या को शहर के अंदरूनी इलाके में दूर करने की बात करते हैं। झूला एक आश्वासन देते हैं कि हम रिंग रोड बना देंगे। भैया, आप रिंग रोड बनाओगे तो वो तो भारी वाहन बाहर से निकल जाएगा, शहर के अंदर के यातायात की समस्या का कैसे समाधान होगा? तो सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर मध्य इलाके में जो यातायात की समस्या है उसको, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर के भीतर यातायात की समस्या है और मुद्दों की बात करें तो कई और मुद्दे हैं, प्रदूषण जैसे मुद्दों की बात आ रही है। क्या आपको लगता है कि मुद्दे चुनावी में हावी होंगे और प्रत्याशी इस बात को समझेंगे और जनता उन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी? ये बात सही है कि जनता चुनाव के समय स्थानीय मुद्दों पर विचार करती है। जैसे यातायात की समस्या है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या है, रेलवे की समस्या है। जन शताब्दी ट्रेन रायगढ़ से छूटती है और गोंदिया तक जाती है। यह ट्रेन रात में 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लेट आती है और सुबह राइट टाइम छूटती है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि यहाँ पे सांसद हैं, मंत्री हैं, सरकार है, 11 छत्तीसगढ़ के सांसद हैं। मुख्यमंत्री ने जितना प्रयास किया रेलवे की समस्या के लिए, उतना शायद भाजपा ने प्रयास नहीं किया। भाजपा ने प्रयास नहीं किया। आप मानते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच नहीं जा रही और जनता ऐसे मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है? क्या मानते हैं आप? जरूर, जनता मुद्दों को लेकर गंभीर मेरे को नहीं नजर आती है। जब भी आता है यहाँ प्रत्याशी को लेकर गंभीर होते हैं। ये इस पार्टी में इसको टिकट मिलेगा हम साथ देंगे, इस पार्टी में इसको टिकट मिलेगा हम साथ नहीं देंगे। यहाँ जनता जो है रायगढ़ की, कम से कम मैं बताऊँगा, ये मुद्दा को बिल्कुल भूल जाते हैं। प्रदूषण के लिए इनके भविष्य, बच्चों का भविष्य को नहीं सोच रहे हैं यहाँ के लोग। और ट्रैफिक समस्या तो आम हो गई है, जब भी घर से बाहर निकलेंगे वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। बस वोट देने का टाइम आती है तो बोलते हैं कि भाई हम इस पार्टी को देंगे, इस प्रत्याशी को देंगे। मतलब पार्टी आधार पे चुनाव यहाँ पर होता है। आप ये बताएंगे, जो आपने कहा कि रायगढ़ जिले की अगर चारों विधानसभा सीटें के बाद कांग्रेस के खातों में फिर से जा रही है, क्यों ऐसा बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार के 15 साल में रायगढ़ जिले में बेतरतीब औद्योगिकरण किया गया और विस्थापन किया गया। उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या योजना नहीं बनाई गई कि यदि ये औद्योगिकरण होगा या खदानें खुलेंगी, इसको लेकर के देश विदेश से कितने लोग कार्यरत होंगे और उनके रहने की, रुकने की, आने की, जाने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी रेल की या बसों की या फिर उनकी गाड़ियों को लेकर के यातायात की जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, योजना नहीं बनाई गई, खाली थोप दिया गया। तो जनता में आज भी इस चीज़ का आक्रोश है कि रमन सिंह की भाजपा सरकार ने जो थोपा है
जो अनावश्यक रूप से जिसको झेल रही रायगढ़ जिले की जनता या बाहरी लोग भी जो आ रहे हैं वो भी झेल रहे हैं, ये रमन सिंह सरकार की गंदगियों या गलत नीतियों के कारण ये नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के एक बग सुधारीकरण नहीं होगा। योजनाएं बन गई हैं, जैसे बेरोजगारी दूर करने का पहला प्राथमिक चरण पिछले साल हुआ कांग्रेस की सरकार में। रायगढ़ जिले में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग लगभग 3000 लोगों को नौकरियां मिली उन्हीं उद्योगों में जो रमन सिंह की सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत में रोक दिया। स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था। वृक्षारोपण का एक प्रदूषण को रोकने के लिए लगभग 10,000 एकड़ चिन्हित किया गया, जिसमें वृक्षारोपण चालू हो गया था, है ना। ऐसी सुविधाएं अब हम ट्रैफिक पे आने वाले थे हमारी योजनाओं के तहत में। चूंकि चुनाव घोषणा हो गया, आचार संहिता लगी है, अगली सरकार में हम उस योजना को भी लागू करेंगे और ट्रैफिक की समस्या में हम ऐसे 0% में आएंगे, जिसको लेकर के लोग बोलेंगे कि अब रायगढ़ में औद्योगिकरण से बढ़िया यहाँ का रहना और निवासीकरण है। क्या लगता है आपको, औद्योगिकरण यहाँ के लिए नश्वर साबित हुआ या बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ? नहीं, औद्योगिकरण विकास का द्योतक है। औद्योगिकरण होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हुआ वहाँ आर्थिक संपन्नता आई है और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक और शिक्षित भी हुए हैं और उस ढंग से उसका विकास भी हुआ है। चुनावी मुद्दा बन रहे हैं, बताते हैं कि प्रदूषण भी काफ़ी है, सड़क भी नहीं है और जो प्रत्याशी है वो इस बात को लेकर एकदम मौन व्रत शांत देते हैं। हाँ, ये समस्या तो है और ये समस्या पिछले 15-20 वर्षों से बेतहाशा बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर वास्तव में देखा जाए तो भाजपा सरकार जितनी गंभीर थी उतनी कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं रही है और आधारभूत संरचना के जो निर्माण की दिशा में कांग्रेस ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में छदाम भर भी खर्च नहीं किया। ना तो किसी सड़क का नया निर्माण हुआ ना कुछ। दूसरी बात, 5 साल में जो मैनिफेस्टो में भी घोषणा की थी कांग्रेस, उसमें किसी भी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। संजय कॉम्प्लेक्स में जो पसरा निर्माण और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात कही थी, उसका ठेका हो जाने के बावजूद भी बताया जाता है कमीशन खोरी के चक्कर में उस काम को रोक दिया गया। इस तरह से रायगढ़ जिले में विकास के नाम पर कांग्रेस का योगदान को देखें तो सिफर है। रायगढ़ जिला उड़ीसा सीमा से भी लगा हुआ है और यहाँ कहते हैं शराब तस्करी सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है और शराब तस्करी को लेकर पुलिस ज्यादा कभी कभी कार्रवाई तो करती है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भाजपा गंभीर है। आप क्या कहेंगे, शराब बड़ा मुद्दा बन सकता है इस बार? बिल्कुल शराब बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो में किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। ठीक है, नियम कानून अपनी जगह है, उन्होंने जो कहा था वो नहीं किया, ये इसका आक्रोश तो है लोगों में। रही बात उड़ीसा से तस्करी की, तो नो डाउट वहाँ से बेधड़क शराब आ रही है और जो गांव-गांव है, गली-गली में शराब बिक रही है, चाहे उड़ीसा की हो चाहे छत्तीसगढ़ की शराब हो, मतलब शराब बिक रही है। और क्या लगता है आपको जनता इन मुद्दों को समझेगी और वोट इन्हीं मुद्दों को लेकर चलेगी? क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर ईडी से लेकर बाकी लोग भी जांच चल रहे हैं और लगातार भाजपा भी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। बिल्कुल समझेगी और लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ मामला है। यदि घर का मुखिया शराब पी के कहीं नाली में पड़ा है या उसकी डेथ हो गई, तो निश्चित तौर पे उस परिवार का गर्त में जाना एकदम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हर परिवार को झेलना पड़ता है। कोई ज़्यादा पी रहा है, कोई कम पी रहा है, लेकिन नुकसान सबको हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान सबको हो रहा है, चाहे शराब का हो। लेकिन क्या लगता है प्रत्याशी क्यों गंभीर नहीं है ऐसे मुद्दों को लेकर? जनता के बीच जा रहे हैं, केवल वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और यहाँ IAS अधिकारी भी ये लगातार कहते हैं कि एक बार वोट दे के देखिए, वो खर्चिया से रायगढ़ आए, बाहरी का भी उनको पर आरोप लग रहा है। आपका क्या मानना है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो दोनों ही दल की बात, तो केवल चुनाव जीतना ही उनका एक मुख्य उद्देश्य रह गया है और आम जनता की जो मुद्दे हैं और आम जनता की जो समस्या है उन पर गंभीर दोनों ही पार्टी नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता भी इस बार विचार करेगी और जो उनके मुद्दे और जो आम जनता की समस्याओं को दूर करने की बात है, उन्हीं के साथ जनता जाएगी इस बार। फील्ड की अगर बात करें तो आपने कई बार दर्शकों से बात की और युवाओं से बात की, महिलाएं और युवा मतदाता इस बार बढ़े हैं। किस प्रकार का, अगर सभी सीनियरों देखें 8 विधानसभा सीटों पर, रायगढ़ हो, जसपुर हो, चाहे खरसियाँ हो, हॉट सीटों के अलावा, देखिए युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके पीछे मुझे लगता है कि कारण कि जिस तरह से स्वीप ने अभियान चलाया और उस वजह से जो फेक मतदाता थे जो कहीं ट्रांसफ़र हो गए थे जिन किसी वजह से, लेकिन सूची में नाम दिखता था, वो मतदाता भी बड़ी संख्या में कटे हैं। ये PC में लास्ट कलेक्टर साहब ने बताया था। मतलब इस बार ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और मतदान के आंकड़े बढ़ेंगे। और मतदान के आंकड़े बढ़े, इसके मायने ये निकाले जाते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ जो है लोग जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और दूसरा, डिसाइडिंग वोटर की बात करें तो सामाजिक जो वोटर हैं कई विधानसभा सीटों में,
वो डिसाइडिंग वोटर रहेंगे। खास तौर पर अगर रायगढ़ सीट की बात करें, रायगढ़ सीट में आप कोलता समाज को नकार नहीं सकते। लगभग 40,000 वोटर कोलता समाज के हैं। कमोबेश अगरिया समाज की संख्या है वो भी लगभग 15 से 20,000 है। अग्रवाल समाज के वोटर लगभग 20 से 22,000 हैं। तो ये वोटर जो है वो रायगढ़ विधानसभा सीट में बहुत मायने रखेंगे कि ये किस ओर जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं रायगढ़ सीट को लेकर आपको कहूँगा कि रायगढ़ सीट का अगर आप इतिहास देखें तो 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अग्रवाल समाज के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। नहीं तो आप लगातार जब 57 से देखेंगे, हर बार किसी न किसी पार्टी से कांग्रेस में या बीजेपी में अग्रवाल समाज के कैंडिडेट रहे हैं। इस बार किसी कारणवश दोनों ही पार्टियों ने अग्रवाल समाज के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। नाराज़गी है, हालांकि शांत है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं आया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये समाज किस ओर जाएगा, किस कैंडिडेट को वोट करेगा। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी जो है, महिलाएं किस ओर जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। गैस सब्सिडी को लेकर जो लगातार लोगों में नाराज़गी है, पेट्रोल डीजल एक केंद्र का जो है एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं युवा वोटरों को, युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनेगा, वो वोटरों को प्रभावित करेगा। महंगाई महिलाओं को प्रभावित करेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में फर्क पड़ेंगे। आप ये मानते हैं केवल इस बार आप पार्टी कहीं नहीं है, केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, ये मुद्दा कहीं दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल, मुकाबला छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि 1-2 सीटों को छोड़ दे तो आप या कोई तीसरी शक्ति का ज़्यादा कोई औचित्य नजर नहीं आता है। खासतौर पर रायगढ़ लोकसभा सीट में आपको तीसरी शक्ति नजर नहीं आएगी। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और चेहरे की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। अगर जनता चेहरे को पसंद करती है तो वो वोट करेगी। अगर जनता को लगता है कि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है तो पिछले चुनाव